नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। यह 59 वीडियो है और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 से 52 से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट मेक्स मैन वुमेन ओबेस। का कितने फैट परसेंट, बॉडी का कितना फैट परसेंट व्यक्ति को मोटा बनाता है। तो 20%, 25% और ऊपर, और सी 30% एंड एबव, डी 35% एंड एबव। तो 30% है जो व्यक्ति को मोटा बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है एलिस। एलिस यहाँ मिस क्वेश्चन में गलत आ गया है, एलिस की जगह एलिजा होगा। ये एलिसा टेस्ट कहा है कि एलिसा टेस्ट आर जनरली यूज टू डिटेक्ट, यानी जो एलिसा टेस्ट होता है सामान्य रूप से क्या पहचानने के लिए, क्या मापने के लिए किया जाता है। मलेरिया, रेबीज, हेपेटाइटिस और HIV इन्फेक्शन। तो एलिसा टेस्ट से, और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, एक एलिसा टेस्ट है, एक वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है, उससे HIV इन्फेक्शन को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि विच कम्युनिकेबल डिजीज इज नोन एज हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया को कौन से डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है, हाइड्रो माने पानी, जल, और फोबिया माने डर लगना। जिस बीमारी में पानी से डर लगने लगती है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया में रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज इसमें रैबिडो वायरस होते हैं और डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेबीज। और जो टिटनस है ना, टिटनस को लॉकजा बोलते हैं, दूसरा नाम है लॉकजा। टिटनस को लॉकजा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों मैं हर क्वेश्चन को बताता हूँ कि ताकि आप लोग को अच्छी से अच्छी नॉलेज मिल जाए, जो कि बार बार आप लोग को वीडियो दोबारा मेरी देखना ना पड़े। अगर एग्ज़ाम में, मैं श्योर कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले आप मेरी सारी वीडियो देख के जाते हैं तो ज़रूर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन फंसेंगे। इसलिए जब भी एग्ज़ाम में जाइए तो मेरी सारी वीडियो को टाइम निकाल कर स्पीड में करके जल्दी से जल्दी उसको देख लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 55 है कि द मेजर ट्रांसमिशन चैनल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। जो टीबी होती है ना, ट्यूबरक्लोसिस, उसका मुख्य ट्रांसमिशन कैसे होता है, किस किस माध्यम से वो फैलती है। टीबी किस माध्यम से, मेजर किस माध्यम से फैलती है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बॉडी कांटेक्ट से, मतलब बॉडी एक दूसरे के संपर्क में आने से, या सी ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड के आदान प्रदान से, डी है लेक ऑफ विटामिन की कमी से। तो जो टीबी है ना, टीबी ड्रॉपलेट, जो छोटे छोटे जो हम छींकते हैं, खांसते हैं, थूकते हैं, उससे फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि व्हेन द ट्रेनिंग लोड इज नाइदर लो, व्हेन द ट्रेनिंग लोड, व्हेन द ट्रेनिंग लोड इज नाइदर टू लो और नाइदर टू हाई, एथलीट्स कैपेसिटी इज कॉल्ड। अगर ट्रेनिंग लोड ना तो कम हो और ना तो हाई हो एथलीट की कैपेसिटी से, तो उसे क्या बोलते हैं। नॉर्मल लोड सामान्य भार, अधिक भार, और अधिभार मतलब कि ऑप्टिमम लोड, और स्पेसिफिक लोड विशिष्ट लोड। तो जब खिलाड़ी के कैपेसिटी से ना कम हो ना अधिक हो तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम लोड। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ लोड। लोड के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो उसको डिफाइन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में है इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम, बी है स्पेसिफिसिटी एंड वॉल्यूम, कंटिन्यूटी एंड रिकवरी, एक्सरसाइज एंड वॉल्यूम। तो कंपोनेंट ऑफ लोड के मेजर दो कंपोनेंट हैं, इंटेंसिटी और वॉल्यूम। इंटेंसिटी माने कार्य की दर, और वॉल्यूम का मतलब होता है कि टोटल वर्क विल बी डन, पूरा किया गया कार्य हो गया वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज़ नॉट स्लॉटेड इन हेप्टाथलन फॉर वुमेन। हेप्टाथलन में आप बता दें कि हेप्टाथलन में 7 इवेंट होते हैं और 2 दिन चलते हैं, ये फीमेल्स के लिए होते हैं। तो इसमें कौन कौन सा है? जो 100 मीटर स्प्रिंट है वो नहीं है, बाकी सब इवेंट हेप्टाथलन में वुमेन्स के लिए होते हैं। 100 मीटर स्प्रिंट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साइकोफिजियोलॉजिकल रिएक्टिविटी, साइको मन और शारीरिक रिएक्टिविटी ऑफ एन एथलीट टू एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड। जब कहा है कि साइको मन और शरीर पर बाहरी लोड द्वारा भार द्वारा जब एथलीट पे पड़ता है, उसके प्रभाव पड़ते हैं जब बाह्य लोड के द्वारा, ट्रेनिंग के लोड द्वारा, ट्रेनिंग को बाह्य लोड कहते हैं, जब बाह्य लोड के द्वारा खिलाड़ी के साइको मन और शरीर पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, कौन सा लोड बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है इंटरनल लोड, बी है ऑप्टिमम लोड, सी है लोड इंटेंसिटी भार तीव्रता और डी है ट्रेनिंग लोड। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इंटरनल लोड, आंतरिक लोड पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म अगेंस्ट ए फिक्स्ड इमूवेबल रेसिस्टेंट इज नोन एज। कहा है कि अगर कोई मसल्स अगर रिस्पांस कर रही है और रिस्पांस के जब जहाँ पे कर रही है वहाँ पे कोई फिक्स चीज़ है, फिक्स वस्तु है या दीवार है, फिक्स है, उस पर रिस्पांस कर रही है बट वो इमूवेबल है, तो उस कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होगा? मान लीजिए ये फिक्स है, दीवार है, आप इस पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा कि आपका मसल्स का लेंथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, छोटी नहीं होगी। तो जब मसल्स छोटी नहीं होती है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसे हेटिंगर और मूलर ने दिया था। आइसोटोनिक को डीलून ने दिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ये सब क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा, आराम से देख लीजिए। जो भाई हिंदी से होंगे, हिंदी ज़्यादा समझ में आती होगी, हिंदी तो सभी को समझ में आती है, बट मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश में ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो करा दिया करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फॉर थर्ड लेन ऑफ 100 मीटर। कहा कि थर्ड लेन मीटर का स्टैगर कितना बड़ा होता है, कितना दूर पे होता है? तो आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट लेन का होता है 0 होता है, सेकंड लेन का होता है 7.04 होता है और थर्ड लेन का जब हम निकालते हैं तो 7.679 10 सेंटीमीटर को छोड़कर न घटाकर इसमें 7.67 जोड़ देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा थर्ड लेन का, तो 14.71 मीटर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि फास्वरी फ्लॉप इज़ अ टेक्निक ऑफ विच इवेंट इन एथलीट। जो फास्वरी फ्लॉप टेक्निक है वो किस इवेंट में यूज की जाती है? एथलीट कौन सी इवेंट में फास्वरी फ्लॉप टेक्निक यूज करता है? तो फास्वरी फ्लॉप को बता दें कि ये अमेरिका के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस टेक्निक को अपनाई थी अपने नाम से, फास्वरी फ्लॉप। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, हाई जंप में ही फास्वरी फ्लॉप टेक्निक यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एथलेटिक इवेंट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डेकाथलॉन। डेकाथलॉन का कौन सा एथलेटिक इवेंट है जो पार्ट नहीं है? तो बता दें कि डेकाथलॉन में 10 इवेंट होते हैं और 2 दिन के लिए होते हैं और मेल के लिए होते हैं। 10 इवेंट 2 दिन के लिए और मेल के लिए होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रिपल जंप नहीं होता है डेकाथलॉन इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज़ नॉट मेंशन इन द प्रोसेस ऑफ पीरियडाइजेशन। कहा है कि पीरियडाइजेशन जो होता है, पीरियडाइजेशन के प्रोसेस में कौन सा पीरियड नहीं स्लॉट किया जाता है, नहीं देखा जाता है। तो पीरियडाइजेशन में आपको बता दें कि पीरियडाइजेशन में 3 पीरियड होते हैं, एक प्रिपरेटरी फेज,
कंपटीशन फेज और ट्रांजिशनल फेज। तो कॉन्सेप्चुअल फेज होता है जो पीरियड ऑफ कॉन्सेप्चुअल फेज पीरियडाइजेशन में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रिसर्च का मैटर से है। तो पावर ऑफ टेस्ट इज आल्सो रिफर्स टू, जो पावर ऑफ टेस्ट किसको रिफर्स करते हैं, किसको जानते हैं, तो टाइप 2 एरर को पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि फ्रॉम द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू क्लोज माइंड इज बेस्ट डिस्क्राइब टू द, कहा है कि रिसर्च के अनुसंधान के दृष्टिकोण से क्लोज, जो क्लोज बंद माइंड है, क्लोज माइंड है, वो डिस्क्राइब करता है, क्रिएट करता है। माने कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, दृष्टिकोण से जो क्लोज माइंड है, सीमित माइंड है, वो क्या क्रिएट करता है। ऑप्शन नंबर ए है फोकस ऑन रिसर्च प्रॉब्लम, जो रिसर्च की समस्या है उस पर फोकस करता है। बी है इजी डेविएशन फ्रॉम द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से, समस्या से साधारण रूप से डेविएट होता है। सी है बिगेस्ट हर्डल इन द वे ऑफ द रिसर्च, हर्डल माने बाधा होता है कि रिसर्च में यह बाधा डालने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। सिस्टमेटिक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का, समस्या का क्रमबद्ध सिस्टमेटिक समाधान। तो जब आप सोच सकते हैं कि जब आप नैरो माइंड रखेंगे, क्लोज माइंड रखेंगे रिसर्च में, तो आप नहीं रिसर्च कर सकते हैं, आपको बाधा ही बाधाएं मिलेंगी, क्योंकि उस तरफ आप थिंकिंग नहीं रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बिगेस्ट हर्डल इन द वे ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के वहाँ रास्ते में बड़ी बाधा है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिसर्च, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च। तो गुड रिसर्च की बेस्ट क्वालिटी क्या है, आपको बता दें कि ऑल रिसर्च ऑब्जेक्टिव आर बाइस्ड टू द प्रॉब्लम, सभी रिसर्च समस्या के पक्षपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, रिसर्च इज ए मेटिकुलस प्लान्ड एक्टिविटी, रिसर्च इज ए मेटिकुलस प्लान्ड एक्टिविटी, रिसर्च एक योजनाबद्ध क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हायरार्की ऑफ इवेंट इन द रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब कहा है कि रिसर्च समस्या के प्रोसीजर में, प्रक्रिया में, रिसर्च समस्या की प्रक्रिया में कौन क्रमबद्ध हायरार्की नहीं है, कौन क्रमबद्ध नहीं है, इवेंट नहीं है। तो फार्मूलेशन ऑफ प्रॉब्लम ये भी है, समस्या का निर्माण, लिटरेचर रिव्यू ये भी है, मतलब साहित्य का रिव्यू। और सी है प्रिपेयरिंग द डिज़ाइन ऑफ स्टडी, स्टडी के लिए डिज़ाइन तैयार करना, ये भी है। लेकिन गेसिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ये नहीं है, समस्या का गेस करना, समस्या के समाधान का गेस करना ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन रिसर्च इज नेसेसरी मोस्टली बिकॉज, कहा है कि जो हम रिसर्च में लिटरेचर को सर्च करते हैं, लिटरेचर को ढूंढते हैं, तो क्या हमारे लिए आवश्यकता उत्पन्न करती है। तो आप इसमें आइए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है कि इट हेल्प्स टू डिफाइन द लिमिट ऑफ देयर फील्ड ऑफ नॉलेज इन विच स्टडी इज बीइंग कंडक्टेड। तो ऑप्शन नंबर एक वाला ही सही है कि अगर कहा है कि आप जिस फील्ड में नॉलेज ज्ञान गेन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको यह हेल्प करती है और एक लिमिटेशन बनाती है कि कहाँ से हमें रिसर्च करना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट इसमें आइए हिंदी में भी टिक मार देते हैं, 1471 होगा। इसमें हो गया फास्वरी फ्लाम मतलब कि ऊंची कूद, इसमें हाई डेकाथलॉन में कौन सा इवेंट नहीं है, तो तिहरी कूद। आइए 64 क्वेश्चन नंबर 64 यानी कि वैज्ञानिक योजना, वैचारिक योजना बनाने की विधि, इसमें बी है परीक्षण की ताकत, टाइप 2 है, सी इसमें है। और बंद का मतलब होता है कि शोध के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा, सी है। 64 है क्वेश्चन नंबर कि इसमें ऑप्शन शोध सर्वोत्तम गुण है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अनुसंधान प्रक्रिया में
निम्नलिखित में से कौन पदानुक्रम में नहीं है? पदानुक्रम में नहीं है तो मतलब कि समस्या समाधान का अनुमान। डी, शोध में साहित्य समीक्षा क्यों जरूरी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर 17, डिजाइन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। डिजाइन ऑफ रिसर्च रिफर्स टू, जो रिसर्च की हम डिजाइन करते हैं, निर्माण करते हैं रिसर्च करने के लिए, वो किसको रिफर्स करती है? एरिया ऑफ रिसर्च, रिसर्च की एरिया। गुड सैंपल ऑफ रिसर्च, गुड सैंपल ऑफ रिसर्च। डी है फाइंडिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च की खोज करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्लू प्रिंट ऑफ प्रोसीजर इन्वॉल्व इन रिसर्च, जो रिसर्च में ब्लू प्रिंट इन्वॉल्व हो रहे हैं वही डिजाइन होती है, रिसर्च की डिजाइन होती है, ब्लू प्रिंट होती है, खाका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्राइब, डायग्नोस्टिक एंड एक्सपीरियंस आर द पार्ट ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ रिसर्च। कहा है कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और एक्सपेरिमेंट अनुभव आधारित रिसर्च है, वो किस कंपोनेंट, रिसर्च के किस कंपोनेंट के पार्ट हैं? तो रिसर्च के किस कंपोनेंट के पार्ट हैं? तो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डिजाइन ऑफ स्टडी और डी टूल्स ऑफ रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोसिस जो हैं ये रिसर्च डिजाइन, रिसर्च की जो डिजाइन है, किस प्रकार निर्माण करना है, किस प्रकार स्टडी करना है, उसी के कंपोनेंट है, पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द बैकबोन ऑफ रिसर्च। रिसर्च का कहा है कि बैकबोन कौन होती है, कमर कौन होती है रिसर्च का? तो हाइपोथेसिस, डिजाइन ऑफ द रिसर्च, रिसर्च का निर्माण, सैंपल ऑफ द रिसर्च, रिसर्च का सैंपल और डी है फाइंडिंग ऑफ रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जो बैकबोन होती है रिसर्च की वो रिसर्च की डिजाइन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि इन विच टाइप ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस नॉट रिक्वायर्ड। कहा है कि किस प्रकार के रिसर्च में हाइपोथेसिस की आवश्यकता नहीं होती। हाइपोथेसिस जिसमें परिकल्पना की जाती है, कुछ हम अनुमान रखते हैं कि ऐसे होगा, तो इसमें कौन सा टाइप का रिसर्च है जिसमें परिकल्पनाएं रिक्वायर्ड नहीं होती है? तो एक केस स्टडी के बारे में बता दें कि एक डीप अध्ययन होता है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी संस्था के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी यूनिटी के बारे में। जब कोई यूनिटी के बारे में डीप अध्ययन करते हैं, उसके एक एक पहलुओं का अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं केस स्टडी। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक वर्णनात्मक उसकी व्याख्या करते हैं, एनालिटिकल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। तो हम बता दें कि जब नहीं पूछा हाइपोथेसिस तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत नहीं होता है हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं रिसर्च के, आइए सब पेपर में आ चुके हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। और एग्ज़ाम कोई ना कोई वैकेंसियाँ आने ही वाली हैं, तो आप लोग क्वेश्चन तैयार करते रहिए और प्रिपरेशन में रहिए ताकि ये जल्दी से जल्दी आपको जॉब लग सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ फर्दर डाटा कलेक्शन। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन डाटा कलेक्शन का टूल नहीं है, टूल्स नहीं हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन आयर, प्रश्नावली, बी इंटरव्यू और सी है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची और डी का मतलब होता है चेकलिस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी शेड्यूल जो है वो क्वेश्चनायर मतलब कि डाटा कलेक्ट का टूल्स नहीं है। बाकी क्वेश्चनायर से हम करते हैं, इंटरव्यू से करते हैं और चेक लिस्ट से भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था 74 क्वेश्चन, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो ताकि आप लोग को उबाऊ ना लगे, मैं इसीलिए यहाँ पे रोकता हूँ और नेक्स्ट को वीडियो में सारे क्वेश्चन डील कर दूँगा। आइए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।